देखो ध्यान दो। अब जो लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स, उसको वापस आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर मैं आपको ये बताया था, मैं आपको कल वाली क्लास में ये बताया था मैंने कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग जनरली 3 तरह के अकाउंट बनाते हैं। पहला जो बनाते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, और थर्ड होता है बैलेंस शीट। अब ये जब हम तीनों अकाउंट की बात करते हैं, ट्रेडिंग की, प्रॉफिट एंड लॉस की और बैलेंस शीट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा ध्यान रखना जो आपको रिजल्ट जनरेट करता है वो रिजल्ट किसका जनरेट करता है। एक है ना, मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था कि तो लिखो आप जर्नल एंट्रीज इन ट्रेडिंग अकाउंट। देखो जर्नल एंट्रीज इन ट्रेडिंग अकाउंट, जर्नल एंट्रीज इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्या जर्नल एंट्री होती है ट्रेडिंग में, लिखना एक बार आप लोग। चलो लिखो फर्स्ट, फॉर परचेज ऑफ गुड्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो एंट्री होगी परचेज की। और इसकी क्लोजिंग एंट्री कैसे होगी बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज टू कैश या टू सप्लायर, कुछ भी हो, है ना। इट कैन बी टू कैश और इट कैन इवन बी टू सप्लायर ऑल्सो। तो फर्स्ट एंट्री इज फॉर परचेज ऑफ गुड्स। फॉर सेल ऑफ गुड्स। फॉर सेल ऑफ गुड्स। एंट्री सबको आइडिया, इट कैन बी कैश और डेटर, कुछ भी हो सकता है ना। कैश से ले तो कैश हो जाएगा वरना डेटर। इसकी क्लोजिंग एंट्री सेल्स टू ट्रेडिंग। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था कि ट्रेडिंग की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो इन दो अकाउंट की जब हम लोग बात करते हैं ना बेटा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो ध्यान से समझना। ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा ध्यान रखना, आपको जो रिजल्ट जनरेट करता है वो क्या रिजल्ट देता है आपको, और ये देता है आपको नेट प्रॉफिट। अब डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। मैं जब बात किया ट्रेडिंग का, तो यहां क्या होता है, जैसे मैंने बात किया एक्सपेंस। अब एक्सपेंस दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, इनडायरेक्ट। हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो खर्चे जो डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस होते हैं। जैसे मान लो, मैंने कहा, अभी मैंने बताया ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आप बोलते हो सर ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो आप देखो ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो वो सारे खर्चे जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, मेरी बात फिर समझना, ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट। अब जैसे है ना, मैं आपको इसके अंदर ये चीज बताता हूं, या मैं इसको ऐसा बोलूं, इंस्टेड ऑफ बाइंग, इंस्टेड ऑफ सेलिंग, में बोलता हूं वो सारे खर्चे जो किससे रिलेटेड है प्योरली,
भाई अभी सेलिंग को भूल जाओ आप एक बार। वो सारे खर्चे जो गुड्स को बाइंग करने में इन्वॉल्व है, उन सब का नेचर क्या होता है? डायरेक्ट। और वो सारे खर्चे जो गुड्स को सेलिंग करने में इन्वॉल्व है, जैसे अब मैंने कहा एडवर्टीजमेंट करना। अब एडवर्टीजमेंट करना इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज अ, क्योंकि एडवर्टीजमेंट किससे कंसर्न है? एडवर्टीजमेंट नहीं हो तो भी गुड्स बिक सकता है, डायरेक्टली खर्चा इन्वॉल्व नहीं है, बट हाँ नेसेसिटी है करना। वो सारे खर्चे विच इज इनकर्ड फॉर बाइंग ऑफ गुड्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? और वो सारे खर्चे विच इज इनकर्ड फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स, उसको बोलते हैं कौन से? अब जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड। अब बताओ, इनवर्ड और आउटवर्ड, सबसे पहले बताओ रिकॉल में दोनों कौन सी कैटेगरी है? आप बोलोगे सर ये भी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मतलब एक तरह से कौन सा कैटेगरी है ये? नॉमिनल। लेकिन बताओ इनवर्ड मतलब जब गुड्स खरीदे तब पे किया होगा, और आउटवर्ड मतलब क्या होगा? जब आपने बेचे तब पे किया। तो कैरेज इनवर्ड का नेचर क्या हुआ, और आउटवर्ड का नेचर क्या हुआ? इनडायरेक्ट। समझ आई बात? इसी तरह फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड। फ्रेट और कैरेज एक ही बात है ना? तो फ्रेट इनवर्ड कौन सा है, और फ्रेट आउटवर्ड कौन सा है? इनडायरेक्ट। अच्छा मैं बोलता हूं वेजेस और सैलरी। वेजेस जनरली पेड होती है टू लेबर, वेजेस जनरली पे होगी लेबर को, और सैलरी जनरली पेड होती है एडमिन स्टाफ को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिन स्टाफ है, आप उसको ही नहीं वेजेस दे रहे हैं। मतलब वो डिफरेंस जो ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर होता है, ब्लू कॉलर मतलब क्या हुआ, जो लेबर क्लास है वो वेजेस पे कर रहे हो आप। व्हाइट कॉलर मतलब ऑफिसर या एडमिन क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, उसमें क्या पे कर रहे हो आप? तो सैलरी इज रिगार्डेड एज विच एक्सपेंस? वेजेस रिगार्डेड एज। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो सारे खर्चे विच इज इनकर्ड फॉर बाइंग ऑफ गुड्स या परचेज के लिए, वो सब कौन से होते हैं? हमेशा डायरेक्ट। और सेलिंग के जो भी खर्चे वो सब जनरली कौन से होंगे? हमेशा इनडायरेक्ट। तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग आपको ये बताएगा कि आपका प्योर बिजनेस का प्रॉफिट, उस गुड्स से प्रॉफिट कितना आया हमारा। जैसे मान लो मैंने कहा मेरा ये पेन का बिजनेस है, तो ये पेन ने कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया वो बताएगा मेरे को ट्रेडिंग। लेकिन आप बताओ, अगर पेन का बिजनेस है तो सिर्फ खर्चे ये पेन के तो नहीं होंगे। आज मान लो रेंट है, तो डायरेक्ट पेन के तो रिलेटेड है नहीं, बट नेसेसिटी तो है। तो प्योर ये पेन कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है वो कहलाता है, वो आएगा आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इसीलिए उस प्रॉफिट को नाम क्या दिया गया? ग्रॉस। कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट ये पेन ने जनरेट करके। लेकिन मैंने कुछ खर्चे इनडायरेक्ट नेचर के भी होंगे, वो जब लेस करेंगे तो जो प्रॉफिट हमारे सामने आएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? नेट प्रॉफिट। और ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस है वो प्योरली कौन सा डिफरेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने सेल टू ट्रेडिंग? अब नीचे एक नोट करके लिखना, नीचे नोट करके लिखो। देखो आप, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस related to purchase of goods, all direct expense related to purchase of goods are charged to trading account। वो सारे डायरेक्ट खर्चे जो गुड्स की परचेज से रिलेटेड है वो सब कहां चार्ज करते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें लिख दो पहले, डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड कैरेज इनवर्ड, हाँ, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, रॉयल्टी एटसेट्रा।
ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये सारे खर्चे कहाँ जाके क्लोज किए जाएंगे बताओ? हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कहाँ क्लोज करेंगे हमेशा इसको? डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा ट्रेडिंग में, ध्यान रखना। अब इसमें आप जर्नल एंट्री लिखो। रॉयल्टी मतलब है ना, जैसे कोई राइट है, जैसे मैं आपको, जैसे अब ये बुक आप पढ़ रहे हो टीएस ग्रेवाल, अब इसका पब्लिशर है, जैसे आप इसका पब्लिशर देखो ग्रेवाल अलग है और उसके नीचे आप देखो पब्लिशर सुल्तान चंद है, तो पब्लिशिंग राइट सुल्तान चंद के पास है, बट ये इसका ऑथर किसका नाम चल रहा है? टीएस ग्रेवाल। तो टीएस ग्रेवाल पता है बुक पे रॉयल्टी लेता होगा, या मेरे नाम से काम कर रहे हो बट कमा पैसा सुल्तान चंद रहा है, तो टीएस ग्रेवाल के नेम की वो रॉयल्टी ले रहा है। तो रॉयल्टी मतलब हमारा, हमने कोई प्रोडक्ट बना दिया, सामने वाला बंदा उसको बेच रहा है, तो उस पर हमको लाइफ लॉन्ग एक रेवेन्यू हो रहा है, वो रॉयल्टी होता है बेसिकली। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इसमें और भी आते हैं ऑक्ट्रॉय और वो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब लिखो आप वापस जर्नल एंट्री। और डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, अब डायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट डायरेक्ट एंट्री ऐसे ही कर रहा हूं, है ना? डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों लिख रहा हूं? उसमें सब आ गए, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, अलग अलग नहीं कर रहा हूं मैं दोनों सबकी एंट्री। और दैट कैन बी कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, रॉयल्टी, कुछ भी हो सकता है। देखो लो, डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी बताओ? रीडिंग अकाउंट डेबिट टू, बोलो यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अब यहां तक कर लिया कॉपी सब लोगों ने? फटाफट कर लो एक बार उसको। अब लगभग है ना, इसमें 4 से 5 लाइन छोड़ दो, क्योंकि मेरे को अभी 2 एंट्री और पढ़ानी है, बट पहले मैं जर्नल एंट्री एक अकाउंट बना देता हूँ। 4-5 लाइन छोड़ के एक एंट्री लिखो, आप एक अकाउंट बनाओ पहले, ट्रेडिंग अकाउंट। एक ही एंट्री लिखवानी है मेरे को, है ना? उसके अकॉर्डिंग ही छोड़ना, बस एक ही एंट्री लिखवानी है मेरे को, ट्रेडिंग अकाउंट। अब इस ट्रेडिंग में ऐसे लिखो आप सबसे पहले, अब एक बार सब लोग इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो। फर्स्ट एंट्री चेक करो आप, ट्रेडिंग टू परचेज। क्या पोस्टिंग करें बोलो इस एंट्री की? क्या पोस्टिंग करें? बाय परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, टू परचेज तो ट्रेडिंग में लिखो। फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ देना, 2 लाइन ऊपर छोड़ के लिखना टू परचेज, इनर कॉलम में लिखना, और लेस कर दो इसमें परचेज रिटर्न्स, परचेज कम हो जाएगी ना फिर। अगर मान लो 5,000 रुपए का परचेज किया और 1,000 की परचेज रिटर्न है, तो नेट परचेज 4,000 की हुई ना। अज्यूम करो आपने गुड्स परचेज किए लेट से 5,000 के, और 1,000 का परचेज रिटर्न है। अच्छा बताओ, परचेज रिटर्न की एंट्री आइडिया है ना? परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, अपन परचेज की एंट्री क्या करते हैं? देखो सब, एक मिनट ये वाली भी समझ लेना सब लोग। परचेज टू सप्लायर, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है बताओ? समझ आई बात? तो इसको अगर अपने को क्लोज करना है, तो एक तरह से या तो अपन यूं समझ ले 5,000 की परचेज थी, 1,000 का परचेज रिटर्न है, तो आपकी नेट परचेज कितने की हुई? 4,000 की। या फिर अगर इसकी क्लोजिंग एंट्री समझो तो ऐसे भी हो सकता है, परचेज रिटर्न टू, तो इसकी पोस्टिंग,
या तो इसको क्लोज करना है परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग, तो इसको या तो मैं इधर लिखूं बाय परचेज रिटर्न, या मैं डायरेक्ट वहीं से लेस करके बता दूं। मैंने मान लो 5,000 गुड्स परचेज किया, 1,000 गुड्स रिटर्न कर दिया, तो आपकी नेट परचेज कितने की हुई? तो परचेज अकॉर्डिंगली मैंने कम कर दिया ना। इसी तरह जब सेल्स कर रहा हूं मैं, अब आप फॉर्मेट देखो मैं कैसे बना रहा हूं। आपको क्वेश्चन में जब परचेज रिटर्न मिले तो आप देखो मैंने क्या किया, इधर लिख करके यहां से लेस करके बता दिया, तो नेट फिगर दिखा मैंने इधर। आप चेक करो, मैंने इसको इस तरह लिखा है, इधर लिखा फिर नीचे लेस किया, तो नेट फिगर इसके सामने लिखा है मैंने। अब नेट फिगर मैंने यहां ऊपर नहीं लिखा है, क्योंकि जब लेस कर रहा हूं तो उस फिगर के सामने आना चाहिए, तो यहां नहीं करना है अपने को। इसी तरह जब मैंने लिखा बाय सेल्स, लेस क्या कर दिया मैंने, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपको इसके सामने लिखना है, आपको रिजल्ट इसके सामने नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसको लेस करके इसके यहां लिखना है, ठीक है। आप यहां लिखोगे आपका आंसर सब हो जाएगा, बट दैट प्रेजेंटेशन डज नॉट लुक गुड। आई बात समझ में? तो ये लिखो एक बार आप लोग, उधर ऊपर एक लाइन छोड़ना, इधर फर्स्ट लाइन में सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, बट अभी आप मत लिखो, आप डायरेक्ट फॉर्मेट बना लो इस तरह का। ट्रेडिंग में परचेज के ऊपर एक एंट्री और आती है, वो मैं भी बता रहा हूं कौन सी एंट्री आएगी। ट्रेडिंग में टू परचेज के ऊपर एक और एंट्री आएगी, वो भी हम समझ रहे हैं। ट्रेडिंग में इधर क्रेडिट साइड में डायरेक्ट बाय सेल्स और लेस सेल रिटर्न आएगा। If the format is somewhat like this, तो परचेज के ऊपर मैंने एक लाइन स्किप करी है, ठीक है ना। कौशल अभी मैंने फॉर्मेट समझाया, अब आप लाइन भी पता है ऐसे बना रहे हो, ऐसे करके यूं करके लाइन, ये ऐसे की कौन सी लाइन है ये, मतलब ये ऐसे करके फिर यूं ऐसे करके, ये कैसी लाइन? और तो एग्जाम में भी ऐसे ही करता है। लाइन तेरे तेरे अकाउंट आधे बच्चों की लाइनें ऐसे जा रही है, यूं यूं पता नहीं कहाँ झूल रही लाइनें। स्केल ऐसा तो लेके नहीं आते, क्या पता स्केल ही ऐसा लेकर आते हो। कर लिया? सबने कर लिया? अच्छा अब आगे देखो एक बार, सब लोग ध्यान देंगे वापस इधर। एटलीस्ट जब मैं आपको सामने कॉपी पेस्ट करना है तो तरीके से करो। अब सब लोग इधर ध्यान दो वापस। डायरेक्ट एक्सपेंस, अच्छा अब है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस को मैंने इंडिविजुअल ऊपर स्पेसिफाई कर दिया है। मैं डायरेक्ट एक्सपेंस को इंडिविजुअल स्पेसिफाई कर चुका हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस ही लिखा है, ठीक है। अब क्लोजिंग एंट्री कैसे करी बताओ अपन ने, तो इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? अब इसमें सब कुछ आ गया, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड एटसेट्रा, है ना, जो ऊपर लिखे हैं अपन लोगों ने। ये क्लियर है? ये कॉपी करो फटाफट। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड एटसेट्रा, कुछ भी। अब इसमें और भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे तो वो भी आ जाएंगे इसके अंदर, बट जनरली क्वेश्चन में आपको ये तीन बहुत फ्रीक्वेंट मिलेंगे। अच्छा कभी ऐसा लिखा हो कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज मतलब कैरेज इनवर्ड, या कैरेज ऑन सेल मतलब कैरेज आउटवर्ड, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? अभी मैंने सिर्फ लेजर पोस्टिंग करी एक बार। अब है ना, अब आप अगला पॉइंट समझना, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान समझना। ये सबने कर लिया कॉपी, अब वापस इधर ध्यान देना, कॉपी बाद में करना। अब अगला पॉइंट जो आता है वो आता है
स्टॉक रिलेटेड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टॉक। स्टॉक कह दो, या इसको एक और नाम जानते हैं, इन्वेंट्री। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड स्टॉक? तो आप बोलोगे स्टॉक मतलब होता है जिसमें बिजनेस कोर डील करता है, यही होता है स्टॉक। अब अज्यूम करो एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर से, एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर है, उसने क्या किया, 400 टीवी परचेज किए, और लेट से एक टीवी परचेज किया उसने 20,000 रुपीज पे, 40 कर लेते हैं एक बार तो बड़ा हो जाएगा। 40 टीवी परचेज किए, क्या कॉस्ट पे? 20,000 पे। और लेट से जो 40 टीवी परचेज किए 20,000 पे, तो मेरे को एक बार अच्छा बताओ, टीवी उसका गुड्स है कि नहीं है? गुड्स है। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना एक बार। 40 टीवी खरीदे उसने 20,000 रुपए पे, और लेट से ये उसने परचेज किया 1 मई 2023 को। अब उसने परचेज किया, उसने सिंपल एंट्री करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, ठीक है, या कैश भी हो सकता है। 20,000। अच्छा बताओ, 20,000 टू 40 मतलब ये आ जाएगा लगभग 8 लाख रुपए का फिगर आता है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप बोलोगे सर ये एक्सपेंस है और ये अपना लाइबिलिटी है या असेट कम हुआ। अब आप बताओ, ये जो परचेज है ये ट्रेडिंग एक्टिविटी का पार्ट है कि नहीं? तो अब ये पॉइंट सुनना मेरी बात ध्यान से। कितने टीवी खरीदे उसने? चलिए, आप बोलोगे सर ये टीवी को एक बार आप एक काम करो, ऐसे क्लोज कर दो, ट्रेडिंग टू परचेज। कितना क्लोज कर दिया मैंने? कितने टीवी थे यहां पर? बोलो, यहां तक कोई डाउट? अब ना आप एक चीज मेरे को बताओ, अगर ये टीवी सारे के सारे इस साल सेल हो गए, मैंने 40 टीवी खरीदे, और मान लो मेरे इस साल में सारे के सारे 40 टीवी सेल आउट हो गए, तो बताओ मेरा कोई स्टॉक बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना, एग्री करते हो? भाई मैंने 40 टीवी परचेज किया और 40 सेल हो गए, तो कोई स्टॉक है क्या? नहीं है। तो आपका जो ट्रेडिंग बना, उसमें आपने इधर टू परचेज कितना बुक किया? 40 टीवी सेट का, और इस पे कुछ प्रॉफिट पे बेचोगे आप। अब मान लो आपने ये 40 टीवी सेट लेट से बेचे 22,000 रुपए पे। ये कंसेप्ट ध्यान समझ लो, अकाउंटिंग करोगे ना कोई बिजनेस के अंदर, तो हर जगह यही चीजें आती है, तो ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। अब 40 टीवी सेट मैंने क्या रेट पे बेच दिए बताओ? 22,000। तो सेल कितनी बुक करोगे बताओ? आप बोलोगे सर सेल बुक करेंगे डेटर टू सेल, और आप बोलोगे 40 इंटू 22,000 रुपए, ठीक है, तो ये आता है 8,80,000 रुपए। अब आप बताओ, वापस एंट्री करोगे सेल, तो आपने इधर लिखा बाय सेल। अब ये कितने टीवी सेट का है बताओ? 40 टीवी। अब आप है ना मेरी बात सुनना ध्यान से सब। 40 टीवी सेट हमने खरीदे थे, और बेचे भी कितने? 40। तो आप बोल सकते हो सर हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ, और इसको बोलेंगे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट। यस और नो? बोलो, ये बात समझ में आई? लेकिन मान लो अब अपन ने कोशिश तो करी 40 टीवी सेट इस साल में बेच दें, बट जरूरी तो है नहीं 40 के 40 ही बिक जाए। मान लो आपके लेट से 30 टीवी सेट ही बिके, तो मेरे को एक बात बताओ, जब अपने 40 की अपन ने परचेज बुक करी है, बट सेल कितने की कर पाए अपन सिर्फ, तो आप बताओ जब यहां पे बाय सेल बुक करोगे, तो ये सेल कितने की बुक करोगे? आप 30 टीवी सेट की सेल बुक करोगे ना। अब बताओ 30 टीवी सेट की सेल बुक करी, सर कितना का डेबिट चल रहा है? 40। तो आप अगर प्रॉफिट निकालोगे तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा ही नहीं आपका। अगर यहां परचेज भी 30 की और सेल भी 30 की हो तो प्रॉफिट करेक्ट है। अभी मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा 40 टीवी सेट मैंने खरीदे 8 लाख रुपए पे, और 30 टीवी सेट बेचे मैंने 22,000 रुपए के हिसाब से 6,60,000 पे। 30 इंटू 22,000 करोगे तो कितना आएगा? ध्यान समझना। अब मैं बोलूं मेरा तो लॉस हो रहा है बिजनेस के अंदर, तो ट्रेडिंग तो बोलेगा लॉस है। आपने इधर परचेज कितने की बुक कर रखी है, और इधर सेल कितने की बता रहे हो?
तो बुक्स तो बोलेगी आपको लॉस हो रहा है 1,40,000 का। क्या लॉस है क्या मेरे को? स्टॉक पड़ा भी तो है आपके पास में। जब मेरे को एक बात बताओ, ये इधर 40 का है तो इधर ये तो 30 का ही है ना, तो 10 का क्या चीज है बताओ अपना। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने जब एंट्री करी थी ट्रेडिंग टू परचेज, तो इस एंट्री में अपन कितने टीवी से ट्रांसफर कर चुके थे ट्रेडिंग में? जब हमने एंट्री करी सेल टू ट्रेडिंग, तो इधर कितने टीवी से ट्रांसफर हुए थे? तो 10 का जो स्टॉक है, अब बताओ परचेज सेल में पड़ा है या ट्रेडिंग में पड़ा हुआ है? वो ट्रेडिंग में पड़ा है ना। तो अब अपन ने जर्नल एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री देखी थी और मैंने बोला फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे। तो अब आएगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। लॉजिकली सोच के बताओ, अपन ने ये बोला था सर परचेज एक्सपेंस था, हमने क्लोज कर दिया। सेल रेवेन्यू था, हमने क्लोज किया, लेकिन बताओ जो साल के एंड पे स्टॉक बचा हुआ है, क्या उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे क्या? नहीं भी, का एक काम करो, हटाओ इसको, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे ना। और अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे तो बताओ वो स्टॉक का नेचर क्या है? इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। और अब मेरे को बताओ, आप वो जो 40 टीवी सेट थे परचेज से किस में ट्रांसफर कर चुके हो? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में कितने टीवी सेट की सेल बुक हुई है? तो 10 का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग में ही तो पड़ा हुआ है आपका, और ट्रेडिंग का नेचर तो नॉमिनल है, तो नॉमिनल को तो कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो अब यहां क्या करना पड़ेगा हमको? 10 का स्टॉक बुक करना पड़ेगा। और जो भी बिजनेस होते हैं जो साल के एंड पे स्टॉक बच जाता है, वो हमेशा कहां से क्रिएट करेंगे अपन लोग? ट्रेडिंग से क्रिएट होगा स्टॉक। और क्रिएट क्यों आप समझे? क्योंकि परचेज को अपन ने ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया, सेल को आपने कहां क्लोज किया? ट्रेडिंग में। तो जो स्टॉक बचा है वो ट्रेडिंग में ही तो चला गया पूरा का पूरा। बट अब स्टॉक तो स्टॉक के नाम से आप ऐसा तो नहीं कर सकते बैलेंस शीट विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट। भाई आज मान लो अगर स्टॉक है, आपने कहा 10 टीवी सेट का स्टॉक पड़ा है, ये बैलेंस शीट है, यहां लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट, 10 10 टीवी सेट, ये क्या है ट्रेडिंग का मतलब? तो इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, और ये जो स्टॉक है ये क्या चीज है हमारा? और क्योंकि ये स्टॉक असेट है, तो बताओ अगर साल का एंड हुआ तो ये अपना क्लोजिंग स्टॉक है, और जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा अपना? ये वापस ट्रेडिंग में कैरी फॉरवर्ड भी करोगे वापस। तो अब मेरे को बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कौन सी कैटेगरी में गया बोलो? रिकॉल में कौन सी कैटेगरी क्लोजिंग स्टॉक? और असेट को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हमेशा? डेबिट। तो अब सर क्लोजिंग स्टॉक अगर क्रिएट करना है तो ये तो क्लियर है कि क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करना है, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी है। बट सिर्फ डेबिट करके तो नहीं छोड़ सकते। अब अगला बताओ, क्लोज कैसे, इधर डबल एंट्री कैसे कंप्लीट करोगे? ट्रेडिंग लॉजिक समझ आया एंट्री का? क्योंकि परचेज ट्रेडिंग में गया, सेल ट्रेडिंग में गया, तो क्लोजिंग स्टॉक भी कहां से क्रिएट होगा? ट्रेडिंग से। और ये अगले साल बोलो क्या बनेगा? तो नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा तब वापस ट्रेडिंग में लाना पड़ेगा इसको। तो वापस जैसे अपन नहीं होता है, अपन इधर बाय बैलेंस सीडी करते हैं, तो अगले साल वापस क्या करते हैं इसको? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा अपना? ओपनिंग स्टॉक। और कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग में ही जाएगा वापस। तो अब मेरे को बताओ, ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हुई, तो बोलो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कैसे होगी? ट्रेडिंग। और ये क्लोजिंग वापस नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? ओपनिंग। चलो आई बात समझ में? तो अब ये ध्यान रखना, जब भी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पूछें तो क्लोजिंग स्टॉक बताओ इस एंट्री में क्रिएट हुआ या क्लोज हुआ? स्टॉक क्रिएट हुआ है तो असेट के फॉर्म में क्रिएट हो गया, और असेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा, बचा हुआ स्टॉक है ना अपना। चलो आई बात समझ में? ठीक है, तो आपने जो स्पेस छोड़ी वहां लिखो और क्लोजिंग स्टॉक। देखो फॉर क्लोजिंग स्टॉक, जनरल एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इसकी पोस्टिंग इधर लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक। बोलो सबको समझ में आया?
और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कौन सा नेचर है? असेट है। और इधर आ जाएगी टू ओपनिंग स्टॉक। ये जो ऊपर लाइन छोड़ी ना, अब पिछले साल क्लोजिंग होगा, वो इस साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो इधर लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। ये लास्ट ईयर का अगर क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो मेरे पास। इनको टोटल लगाओगे, जो फिगर आएगा वो या तो आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, या फिर बाय ग्रॉस लॉस। लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है ना? और स्टार मार्क कर लेना ऊपर, है ना? दोनों एक साथ नहीं होंगे एक ही टाइम पे, मतलब लॉस भी पता चल, प्रॉफिट एक ही टाइम पे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। में स्टार मार्क करके लिख देना है सर, ओनली वन एट अ टाइम। बैलेंसिंग फिगर फाइनल, आपने इसका टोटल लगाया, उसको माइनस किया, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, देखो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है और एक्सपेंस साइड कम है तो प्रॉफिट है, एक्सपेंस साइड ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो लॉस है। बोलो समझ में आया? एनी डाउट? तो फटाफट क्विक वे में रिकैप करते हैं, बताओ फाइनल अकाउंट्स में कितने अकाउंट बनते हैं? बोलो। तीन, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का रिजल्ट कौन देता है? बोलो। ट्रेडिंग। ग्रॉस प्रॉफिट कहां से मिलता है हमको? सारे डायरेक्ट खर्चे कहां जाते हैं हमेशा? ट्रेडिंग में। ऑल एक्सपेंस दैट रिलेट टू परचेज आर नोन एज डायरेक्ट। कैरेज इनवर्ड बोलो, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? वेजेस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट। अच्छा, क्लोजिंग एंट्रीज क्लियर है? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो एनी डाउट? क्लियर है? ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास।